हेलो। चेक करते हैं कनेक्ट हो गई क्या। हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। आ जाओ मेरे बच्चों। तो गुड इवनिंग। अपना टाइम तो हो गया। टाइम हो गया मेरे ख्याल से, है ना। तो बच्चों लास्ट क्लास में राम राम भाई, राम 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 राम। आहा, राम राम सर, गुड इवनिंग। जी सर, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे किसकी। हम बात कर रहे थे एंथैल्पी सीडेड पार्ट की, है ना। ठीक है ना। ओके। सर गुरु पूर्णिमा की बधाई। ओके ओके, धन्यवाद। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आ जाओ, है ना। अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे उसमें हमने जाने से पहले ये कहा था कि भाई अगर आप आइडियल गैस के लिए स्पेशली बात करें तो उसमें हम किस तरीके से डीएच का डीयू के साथ में चेंज देख सकते हैं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हाँ हाँ, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा एंथैल्पी चेंज की। हम जो बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे किसके लिए। अ, मान लो फॉर केमिकल रिएक्शंस या फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। कि अब हम सर बात करेंगे केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा। ओके। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, ठीक है ना। एक बच्चा लिख रहा है सर मेरे पास ओल्ड एडिशन है 11th। तेरी मर्जी बेटा, उसे प्रिपरेशन कर ले, कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स का फर्क आएगा वो और उस बुक में बहुत फर्क आ चुका है। तो कोई बात नहीं, आप उससे काम चला लें, लेकिन क्लास के डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स जो लूंगा उनके नंबर 17th या 18th एडिशन के हिसाब से होंगे। ठीक है बेटा, है ना। कुणाल ने लिखा। तो अगर आप नई परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पुरानी से काम चला लें, लेकिन आप फिर डिस्कशन में बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज क्वेश्चन के नंबर मैच नहीं करते हैं ना। अब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं उस जमाने से प्रॉब्लम्स के अंदर, और बहुत कुछ चेंज किया जा चुका है। इफ़ आई डोंट हैव बुक देन व्हाट कैन आई डू, ध्रुव लिख रहा है। तो बेटा आप मत करो डिस्कशन, उसमें क्या हो गया। आप लेस प्रैक्टिस से जाओ एग्जाम में, ये आपकी चॉइस हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, मैं इसीलिए डिस्कशन हमेशा चैप्टर लेक्चर के एंड में करूंगा, ताकि जो बच्चे बुक सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो क्लास में से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी जो बच्चे हैं वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो मेरे बच्चों, ये जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो जब आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो उस समय आपके पास सब्सटेंस गैसियस फेज में जरूर होना चाहिए। ठीक है ना। सब्सटेंस या सब्सटेंसेस शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस फेज। जब आप एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वन सब्सटेंस या सब्सटेंसेस शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस फेज। क्या मतलब बताता हूं मैं भी आपको आराम आराम से। अब देखो, लास्ट क्लास में जाने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डीएच होता है सर डीयू प्लस डीपीवी, आराम आराम से देखना मेरे बच्चों, और पीवी होता है एनआरटी। आप बोलोगे यस सर, डी एन आर टी। ठीक है मेरे बच्चों। अब कोई रिएक्शन मान लीजिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास में आप एक जनरल एक्सपेंशन कंप्रेशन पे बात कर रहे थे, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस प्लस क्या लिखा था, एन आर डेल्टा टी। इस बार केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कोई ना कोई फेज या फेजेस सब्सटेंस जो हैं वो उनमें लेफ्ट राइट पर कहीं ना कहीं गैसेस फेज जरूर होना चाहिए। ये भी एग्जांपल से मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने लिखा है वन सब्सटेंस या सब्सटेंसेस शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस फेज, क्योंकि आप जब मेरे बच्चों पीवी को एनआरटी से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला जो है आप गैसेस पर लगाते हैं केवल, है ना। तो अब आप क्या करोगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दो।
इंटीग्रेट करने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहे हो बेटा, आर और एन कांस्टेंट हो जाएंगे, तो डीएन को जब इंटीग्रेट करोगे तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा एन जी आर टी। ये एक फेमस फॉर्मूला बनता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन हो रही है मेरे बच्चों, और उसमें ये फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहां डेल्टा एन जी का मतलब वही है जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट ईयर पढ़ा होगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ जो पार्ट है ये देखो, अब एक बच्चा लिख रहा है सर थर्मोडायनेमिक्स के फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे क्या? जो पोर्शन कॉमन होगा उसके होंगे, बाकियों के नहीं होंगे। वेरी सिंपल, इसमें क्या सोचना है, ठीक है ना। ठीक है, आप अपना कैमरा वैमरा सही करो अंशुल, ठीक है ना। उसको बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, हमारे यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है भाई साहब, आपके कैमरे में प्रॉब्लम होगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, कहाँ लगाएंगे? किसी केमिकल रिएक्शन में या फेज ट्रांसफॉर्मेशन पर, जब उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट दिया होगा। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा। इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करोगे तो आपको डेल्टा एन जी का मतलब मालूम होना चाहिए, डेल्टा एन जी आर टी। तो हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है, फिर भी कोई रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं कि वेयर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन का मतलब बेटा मोल्स चेंज, जी का मतलब गैसियस फेज में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसी को केवल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of gaseous products minus number of moles gaseous reactants। एक या एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, रिएक्टेंट्स है ना। तुमने मेरे बच्चों 11th क्लास में जैसे कई केसेस कंसीडर किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपने सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, तो इसका डेल्टा एन जी जो है वो सिंपल सिंपल 1 माना जाएगा, क्योंकि सॉलिड है दो बेटा, इनको कभी भी मोस्ट चेंज इन गैसियस फेज में कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। और देख लें आराम आराम से, मान लीजिए आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन करवाया बेटा ऑक्सीजन के साथ में और CO2 बनाया, मान लो IIT में एक रिएक्शन आ गया, तो इसका डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 माइनस, आराम से देखिए इधर 1, इसका कॉफिशिएंट है बेटा हाफ, तो 1 प्लस हाफ, तो इसका डेल्टा एन जी जो है वो आएगा -12। आराम से देख लें, तो डेल्टा एन जी में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, जीरो भी होता है मेरे बच्चों, यस। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन और क्लोरीन को आप रिएक्शन करवा के HCl बना रहे हैं सपोज, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। तो डेल्टा एन जी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और 0। डेल्टा एन जी अगर 0 हो जाएगा तो आप तो बचपन से इंटेलिजेंट हैं, इस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? इन दिस केस वी कैन राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा एच का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरे बच्चों वो डेल्टा यू से कम भी हो सकता है, वो डेल्टा यू से ज़्यादा भी हो सकता है, और डेल्टा यू और डेल्टा एच बराबर भी होते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है। तो जैसे ही एग्जाम में आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया होगा, उस केमिकल रिएक्शन में आपको डेल्टा एन जी सबसे पहले चेक करना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। ओके, और देखो मेरे बच्चों, और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपसे एग्जाम में कोई गलती ना हो। मान लो ऐसे दे रखा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन हो रही है बेटा, और उससे वाटर बन रहा है H2OL। तो इसका जो डेल्टा एन जी होगा, ध्यान रखें जी का मतलब गैस, जिन सब्सटेंसेस का फिजिकल स्टेट गैसियस फेज नहीं होता है उनको डेल्टा एन जी में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये 0 -1 -12, तो इसका आएगा -3/2। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों में इस तरीके से देखते हैं। या मान लो
आपने सपोज करो अमोनिया गैस को डिकम्पोज किया, तो अमोनिया गैस को बेटा अगर डिकम्पोज करोगे तो N2 प्लस 3H2G, तो इसमें डेल्टा Ng का वैल्यू आप आराम से बता देंगे 1 प्लस 3 माइनस 2, ये 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाओगे इस तरीके से। और मान लो फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं अपन, सपोज करो आप आइस को सब्लिमेट कर रहे हो H2G में, सब्लिमेशन, तो इसका डेल्टा Ng मेरे बच्चों 1 माना जाएगा, 1 माइनस 0, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ये सॉलिड है। मान लीजिए H2L को H2G में लेकर गए, तो इसका डेल्टा Ng भी 1 आएगा। अगर केस उल्टा लिखा हुआ है मेरे बच्चों, आप वाटर वेपर को कंडेंस कर रहे हैं, अब इसका डेल्टा Ng क्या आएगा मेरे बच्चों, सोचो, H2G कन्वर्टिंग इनटू H2L, तो इसका डेल्टा Ng आएगा मेरे बच्चों -1, 0 -1, तो ये आएगा -1, ठीक है, ठीक है ना, तो ये आता है मेरे बच्चों। हाँ, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है, मेरी लैंग्वेज अब आपको समझ में आ रही होगी, लेफ्ट या राइट में किसी ना किसी जगह कोई ना कोई सब्सटेंस फिजिकल स्टेट उसकी जो है वो गैसियस फेज में होना चाहिए। आराम से देखिए, ताकि हम जो हेडिंग डालते हैं मेरे बच्चों वो हमें समझ में आना चाहिए। देखिए, वन सब्सटेंस या सब्सटेंसेज शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस फेज। तो फॉर केमिकल रिएक्शंस या फेज ट्रांसफॉर्मेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहाँ फॉर्मूला लगाना है वो बताया। क्या कंडीशन दिख रही है कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस गैसियस फेज में होने चाहिए, क्योंकि आपने पीवी को एनआरटी से रिप्लेस करके फॉर्मूला इंटीग्रेट करके बनाया। अब यहाँ डेल्टा एनजी का मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स है, आपको क्लियर कर दिया मैंने कि डेल्टा एच में भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, जो भी बात कर रहे हैं अपन। और अगर फेस ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसमें भी आपको अगर एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो डेल्टा एनजी क्लियर होना चाहिए कि आप केवल जब सब्सटेंस गैसियस फेज में होगा वहीं पर आपको उसके मोल्स कंसीडर करने हैं, ठीक है ना। सर टेस्ट कब होगा? मेरे ख्याल से टेस्ट की डेट आपको आएगी, वो मेरे से मत पूछा करो, आपकी जहाँ से जो कैरियर बिल से इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पे देखा करो बेटा, है ना, इन चीज़ों को मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, मेरे ख्याल से टेस्ट आपका नेक्स्ट संडे होना चाहिए, इस संडे से नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होना चाहिए, है ना। तो ये आ गया मेरे बच्चों। अब और आगे बढ़ते हैं, आपको ये फॉर्मूला कहाँ नहीं लगाना है। मान लीजिए अगर आपने आइस को मेल्ट किया मेरे बच्चों, अगर आइस को मेल्ट किया तो इसमें कहीं भी आपका गैसियस फेज में सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो सही है ना। तो यहां पर आप डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे आप, ठीक है मेरे बच्चों। क्यों नहीं लगाएंगे? अपने आप से आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट या राइट में कहीं भी कोई भी जो वाटर है या H2O है वो आपका आइस या एल स्टेट में है, तो आपके पास H2G ना तो लेफ्ट है ना राइट है, तो आप यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। फिर आपको कौन सा लगाना पड़ेगा वो पहले ही पढ़ लिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, या दोनों चेंज होंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। लास्ट क्लास में पहले ही कवर हो गया मेरे बच्चों, ठीक है ना। CW ने टेस्ट का शेड्यूल डाल रखा है सर, आयुष बच्चा लिख रहा है, तो बाकी बच्चे क्यों पूछ रहे हैं ये बात? सर टेस्ट की डेट्स गिवन हैं टेस्ट शेड्यूल में, विच आर इनसाइड नोट सेक्शन ऑफ CW ऐप दे रखा है ना, ठीक है ना। तो ये जो है मेरे बच्चों आपको कंसीडर करनी होती है ना, ये चीज ध्यान रखना है। अब एक बच्चा देखो, उसको क्वेश्चन करने से मतलब, पढ़ने से मतलब नहीं है उसको। क्या नाम है इसका? मनीष। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो सकती है सर? अरे डेल्टा एन जी की मैक्सिमम वैल्यू जैसी रिएक्शन होगी, जैसा एग्जामिनर रिएक्शन लिखेगा उसके अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी, समझे, जो भी वैल्यू होगी, है। 20 तारीख को है अगला टेस्ट सर, बहुत बढ़िया, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे।
अब हम जिस पार्ट पर आगे बढ़ेंगे उसमें हमें किसी केमिकल रिएक्शन को देखकर बात करनी होती है मेरे बच्चों, किसी केमिकल रिएक्शन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में एक टर्म आएगी मेरे बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो मैं आपको अभी से बता देता हूं, उसको फिर हम वहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये टर्म जो है ये थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा, टेंशन ना लेना। ये थर्मोकेमिस्ट्री की सबसे अच्छी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी। ये थर्मोडायनेमिक्स खत्म करते मेरे बच्चों हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ओके, उसमें आएगा। तो थर्मोकेमिस्ट्री में आप एक डेफिनेशन पढ़ोगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको जनरली हम डेल्टा एच एफ नॉट इस तरीके से लिखते हैं मेरे बच्चे, है ना। ओके, अब होता है क्या बताता हूं मैं आपको। देखो, कभी भी एच लिखोगे तो इसका मतलब होता है एंथैल्पी, आप बोलोगे यस सर। डेल्टा एच का मतलब होता है मेरे बच्चों एंथैल्पी चेंज, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, ये भी जानते हैं हम लोग। और अगर आप कभी भी लगाओगे वर्ड डेल्टा आर एच तो घबराना नहीं है, आर कुछ ऑथर लगाते हैं कुछ नहीं लगाते हैं, इसका मतलब है एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, डेल्टा आर एच नॉट। इसको बोलते हैं बेटा एंथैल्पी एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट्स। अब जब तुम मेरे साथ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे मेरे बच्चों तो डेल्टा का मतलब होता ही चेंज है। तो पहले आदत डाल रहे हैं आइडियल सुनने की, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, डेल्टा आर एच एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन। आर के ऊपर नॉट लगा दोगे तो एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, या इसको हम एंथैल्पी चेंज इन गिवन रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं शॉर्टकट में। शॉर्टकट में मेरे बच्चों इसको हम, और क्योंकि डेल्टा का मतलब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते पढ़ते हर बच्चे को क्लियर हो जाता है कि डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड, शॉर्टकट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं मेरे बच्चे। अगर आपको पूरा लिखने का शौक है तो आइडियल ये लिखा हुआ, शॉर्टकट में कई ऑथर इसको ऐसे ही लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बिकॉज इसकी डेफिनेशन सुनने के बाद आपको अंडरस्टूड, आपको समझ में आएगा कि ये होती ही एंथैल्पी चेंज है एक्चुअल में, है ना। तो आइडियल इस तरीके से लिखते हैं। अब ये होता क्या है वो बता रहा हूं। फॉर्मेशन का मतलब है यहां पर 1 मोल सब्सटेंस को बनाया जाएगा। किससे बनाया जाएगा बेटा? 1 मोल सब्सटेंस को उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तो सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं बेटा वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने का मतलब है H2 बना रहे हो आप। अब H2 बनाओगे तो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में लोगे या डायटोमिक फॉर्म में लोगे। तो नेचर में वो जिस फॉर्म में स्टेबल है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, जिसमें आपकी गैस का प्रेशर 1 बार लिया जाता है और टी एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है। जनरली ये अगर कुछ मेंशन नहीं है तो रूम टेम्परेचर पर कंसीडर करते हुए बात की जाती है। तो ये टर्म है क्या, ये तो लिखते कैसे वो बता रहा हूं अभी मैं आपको। अब मैं आ रहा हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन पर। डेल्टा एच एफ नॉट ये क्या है मेरे बच्चों? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of substance, when 1 mole of substance, 1 mole of substance is formed from its constituent elements,
change in enthalpy when 1 mole of substance is formed from its constant elements in their standard states. ठीक है, ये आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आ गया मेरे बच्चों। तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, आराम आराम से पढ़ो कि सर चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल सब्सटेंस ही बनना चाहिए बेटा, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, है ना। मतलब सब्सटेंस जिस फॉर्म में स्टेबली एग्जिस्ट करेगा उस फॉर्म में लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल कोड करता हूं, आप वाटर बना रहे हैं मेरे बच्चों, आपकी मर्जी, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप बोलोगे यस सर। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आप बोलोगे डायटोमिक फॉर्म में। तो आप लिखोगे यहां पर H2G, और G क्यों वो भी बता रहा हूं मैं आपको। मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप रूम में ऑक्सीजन सूंघ रहे हो, आप बोलोगे हाँ रूम में ऑक्सीजन है सर। फिर मैं लोग कौन सी ऑक्सीजन कौन सी सूंघ रहे हो, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड है, गैस, आप बोलोगे गैसेस फेज में। फिर मैं बोलूंगा आप ओ सूंघ रहे हो, ओ सूंघ रहे हो या O2 सूंघ रहे हो, आप बोलोगे O2 सर। तो नेचर में जिस फॉर्म में स्टेबल है, 1 मोल सब्सटेंस बनाना है, ये बच्चों कॉफिशिएंट इसका 1 है, अंडरस्टूड है कि आप 1 मोल बना रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है, देख लिया आराम से, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर के अंदर स्टेबली एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे रूम टेम्परेचर पर आप एयर इनहेल एक्सेल करते हो, तो नाइट्रोजन का मतलब होगा आप N2G लोगे बेटा, क्या लोगे, N2G लोगे, ठीक है ना। ठीक है सर, डेल्टा, ठीक है, क्या है सर, डेल्टा एन जी को जीरो लेकर सॉल्व करें क्या, डेल्टा एन, नो, डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है वो आपकी रिएक्शन को देखते हुए डिसाइड होती है, ठीक है ना। ओके ओके, आगे बढ़े। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है कि सर उस केस में डेल्टा एन जी जीरो ले सकते हैं, नो 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 नो, ये यही तो अकल नहीं लगा रहे हैं बच्चे। अब देखो एक बच्चे ने, किसने लिखा है, सर डेल्टा एन जी को लेकर वंश ने लिखा है, गलत बात गलत बात गलत बात, इसकी ट्यूबलाइट अब जली है। इसमें गैस कहाँ है भाई, ये बच्चे ने, वंश ने लिखा है, पूछना गैस कहाँ है इसमें। जब गैस है ही नहीं तो आप इसको फॉर्मूले को नहीं लगाओगे, तो आप क्या लगाओगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले ही पढ़ा दिया कि मान लो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हो तो आप लगाओ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। केवल मैथ्स मत लगाओ, अक्ल के साथ मैथ्स लगानी पड़ती है, समझ रहे हो, ऐसे मैथ्स नहीं लगानी हर जगह, ठीक है मेरे बच्चे। ओके आगे चलते हैं। आगे चलें, ठीक है। और देखो मेरे बच्चों, मान लीजिए आपने 1 मोल सब्सटेंस कुछ और लिया, 1 मोल सब्सटेंस, मान लो एक बच्चे ने अमोनिया लिया, तो अमोनिया गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे मेरे बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्या होंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आप ऐसे लिखोगे हाफ N2 प्लस 3/2 H2G। इजी लैंग्वेज में इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है स्टैंडर्ड स्टेट पर, उसी को मेरे बच्चों हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। किसका बना रहे हो आप, वाटर का या अमोनिया गैस का। तो अगर आप जनरल डेफिनेशन देना चाहें तो मेरे बच्चों जनरल तो ये हो गया डेल्टा आर एच नॉट। कोई बच्चा ये बोलना चाहे कि सर ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, हाँ है, ये उसका एक स्पेसिफिक टाइप है जिसके अंदर आप 1 मोल सब्सटेंस बनाओगे मेरे बच्चों, उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो नेचर में स्टेबल है। वेरी सिंपल, जैसे आपने 1 मोल अमोनिया बनाया, तो 1 मोल अमोनिया के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, रिएक्शन को बैलेंस करो, नेचर में डायटोमिक फॉर्म में स्टेबली एग्जिस्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा आर एच नॉट है उसको आप डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ अमोनिया बिल्कुल लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों। ये लीजिए। अब मान लो किसी बच्चे ने एग्जाम में ध्यान नहीं दिया, उसने 1 मोल की जगह मेरे बच्चों 2 मोल बना लिया बेचारे ने,
तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपने अमोनिया देखो एक मोल लिया, अब सपोज करो किसी स्टूडेंट ने ऐसे लिखा कि सर ये फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, N2G प्लस 3H2G कन्वर्टिंग इनटू दिस। तो यहां पर जब आप लिख रहे हो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा RH नॉड है उसको आप डेल्टा HF नॉड ऑफ अमोनिया नहीं लिख सकते मेरे बच्चों, नो, क्योंकि आपने इस बार 1 मोल की जगह 2 मोल बना दिया है। हाँ, फिर भी अगर लिंक करना हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा RH नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ अमोनिया गैस, क्योंकि आपने डबल बनाया है मेरे बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पर केवल एक सब्सटेंस बनेगा, और वो भी केवल 1 मोल बनना चाहिए, ओनली 1 मोल, तभी डिफाइन होता है एंथैल्पी फॉर्मेशन। इसको हम अभी जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। इसमें एक बात और जोड़ लो, क्या, कि ये अभी से सिखा रहा हूं ताकि ये घबराए नहीं, ये मैं वहां पर वापस रिवाइज करवाऊंगा ये डेफिनेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री में दोबारा से इसको रिवाइज करवाऊंगा। अब क्या है बच्चों कि इसमें हम जब बात करते हैं तो एक बात अभी से नोट कर लो, आगे जाते जाते याद हो जाएगी। फॉर एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स अपनी प्योर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, एलिमेंट समझते होंगे, अब कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, डेल्टा HF नॉट उनके लिए आप 0 असाइन करते हैं। क्या असाइन करते हैं? 0 एलिमेंट्स के लिए। अब एलिमेंट के लिए 0 असाइन करने का मतलब क्या है, वो एलिमेंट अपनी इसका मीनिंग क्लियर कर रहा हूं मैं, जिस भी एलिमेंट का जिक्र करोगे वो एलिमेंट मेरे बच्चों अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है। जैसे आराम से देखिए, मान लीजिए मैंने कहा डेल्टा, जैसे आराम से कि 0 क्यों बोलते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको भी, कि डेल्टा HF नॉट, अगर मान लो आप जैसे कोई सॉलिड ले रहे हो, सपोज करो एक बच्चे ने बोला गोल्ड ले लो सर, हाँ ले लो, गोल्ड सॉलिड 0, डेल्टा HF नॉट, ब्रोमीन लिक्विड सुना होगा आपने 0, आपने कोई गैस का एग्जांपल लो, डेल्टा HF नॉट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी आपको अच्छी लगती है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, जो बढ़िया लगे आपको 0। मैंने सबके एग्जांपल लिए भी। अब सवाल उठता है 0 क्यों असाइन करते हैं सर इसको? तो जो भी देखो ध्यान रखना, सिल्वर आप जो यूज करते हैं अपने घर में, मम्मी से पूछ लो, या आपने भी देखा होगा, सिल्वर सॉलिड होता है, आप बोलोगे हाँ सही। ब्रोमीन लिक्विड होता है सर, हाइड्रोजन गैस होता है, O2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो जिस फॉर्म में वो स्टेबली एग्जिस्ट कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब इनको 0 असाइन क्यों करते हैं उसका रीजन बता रहा हूं, कि सर आपने मान लो हाइड्रोजन गैस बनाया, तो 0 क्यों बोलते हैं वो बता रहा हूं। फॉर्मेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल सब्सटेंस को आप उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाओगे। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? डायटोमिक फॉर्म में। फिजिकल स्टेट गैस। तो मेरे बच्चों साइंटिस्ट इसको बोलते हैं कि ये कोई रिएक्शन थोड़े हुआ बेटा, इसको बोलते हैं नल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नल रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन नहीं है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि एलिमेंट्स के लिए डेल्टा HF नॉट 0 होना चाहिए, कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, रिएक्शन तो वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं है। तो एलिमेंट्स के लिए ये 0 होता है। लेकिन इसमें कुछ बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है, उसके क्लियर कर दूं मैं कि यहां जो फॉर्म 0 है ये नेचर में सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है। मान लो एक बच्चे ने बोला कि सर डेल्टा HF नॉट में सिल्वर ले लूं, लेकिन वो चालाकी कर रहा है, वो बोल रहा है मैं सिल्वर लिक्विड ले लूं सर, तो ये 0 असाइन नहीं होगा बेटा, 0 असाइन नहीं होगा। एक बच्चे ने बोला सर मैं ब्रोमीन गैस ले लूं, तो नो बिट्टू नो, ब्रोमीन गैस को आप नहीं ले सकते। एक ने बोला सर मैं हाइड्रोजन जी की जगह H, ये डायटोमिक फॉर्म की जगह H ले लूं, गलत बात। H अलग है, H एटम है, H2 मॉलिक्यूल है, O एटम है, O2 मॉलिक्यूल है। तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना होगा। मैं एग्जांपल कोड करता हूं कि लिक्विड का 0 क्यों नहीं करा। उसका रीजन है कि सिल्वर आप अगर लिक्विड फॉर्म में लोगे, इन दोनों के एक्सप्लेनेशन एक जैसे हैं। सिल्वर अगर आप लोगे मेरे बच्चों लिक्विड फॉर्म में, तो इसका कांस्टेंट एलिमेंट कौन है? सिल्वर।
नेचर में किस फॉर्म में स्टेबल है मेरे बच्चों? सॉलिड। तो Ag सॉलिड से AgL अगर आप बनाओगे तो आपको इसमें हीट देनी पड़ेगी। इसका नाम होगा डेल्टा HF नॉट ऑफ AgL। और जिन बच्चों के पास अकल है, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसा पॉजिटिव सोचो कि आप सब इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो इसका डेल्टा HF नॉट AgL का पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सिल्वर सॉलिड जो नेचर में स्टेबल है उसको मेल्ट करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। तो डेल्टा HF नॉट सिल्वर के लिए लिक्विड फॉर्म में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपने सिल्वर सॉलिड बोला है, जीरो रहेगा। ब्रोमीन आपने नाम सुना होगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर गैसेस फॉर्म में लोगे तो जीरो क्यों नहीं होगा? अब तक समझ में आ जाना चाहिए, ट्यूबलाइट जलनी चाहिए कि सर ब्रोमीन गैस को आप बनाओगे ब्रोमीन लिक्विड से तो आपको हीट देनी पड़ेगी। तो ब्रोमीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गैसेस फॉर्म में जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है, डेल्टा HF नॉट Hg लिखा है आपने, H2 नहीं। तो इसको भी सुनो, अगर आप H की बात कर रहे हैं, Hg ये एटम है मेरे बच्चों, तो मैं बोलूंगा कि सर इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन के बारे में क्या ख्याल है? तो भाई साहब इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाओ। कौन है? हाइड्रोजन। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? स्टेबली। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में स्टेबली एग्जिस्ट करता है। फॉर्मेशन का मतलब एक मोल बनना चाहिए, तो एक मोल के लिए आप रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करोगे, हाफ H2 कन्वर्टिंग इनटू Hg। थर्मोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, आपने कभी हो सकता है OC IOC में सुना हो, बॉन्ड को तोड़ोगे मेरे बच्चों तो हीट देना पड़ेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड को अगर तोड़ोगे मेरे बच्चों तो हीट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेल्टा HF नॉट जो है किसका? Hg का, वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस केस में मेरे बच्चों हीट दोगे। हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए, चाहे क्लोरीन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, सबको आपको हीट करना पड़ेगा, तब जाकर वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए इनका जो फॉर्मेशन है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है मेरे बच्चों? ये कौन लिख रहा है सर? ये तो लेटिस एंथैल्पी का पूरा उल्टा है। वार ऐसा कुछ नहीं है, केस टू केस पर डिपेंड करता है। किसने बताया तेरे को ये? मोहम्मद शेख। ये इस केस में कौन सा लेटिस एंथैल्पी आ गया? इधर केस टू केस पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं है इसमें। ठीक है मेरे बच्चे? ये तो कल ही पढ़े सर IOC में, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। हाँ, मोहम्मद शेख ने ये सही लिखा है कि सर अगर आपके पास आयंस हैं तो उनकी कंसंट्रेशन 1m होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही, आगे जाके पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। तो ये बेसिक पार्ट पूरा हो गया मेरे बच्चों। अब वापस लौटते हैं सर। अब हमको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है मेरे बच्चों, वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो है IIT एडवांस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ जो है वो बेसिकली इस बात को डील करता है। किरचॉफ्स लॉ, वेरिएशन इन डेल्टा H या डेल्टा U विथ टेम्परेचर। डेल्टा H और डेल्टा U का टेम्परेचर के साथ में क्या वेरिएशन रहेगा मेरे बच्चों? देखिए, आर तो कोई ऑथर लगाए नहीं लगाए उसकी मर्जी है ना, लेकिन वास्तव में लगाना चाहिए अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो। ये आपकी चॉइस हो सकती है। डेल्टा H को बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, डेल्टा RH को बोलते हैं मेरे बच्चों एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, वेरिएशन इन डेल्टा RH, अभी किरचॉफ लॉ है क्या? आराम आराम सुनते हैं। अगर आप वेरिएशन सुन रहे हैं डेल्टा RH के अंदर, आपने पहले पढ़ा हुआ है DH जो होता है वो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, CP इंटू DT होता है। आप बोलोगे हाँ सर, वो आगे जाके पढ़ेंगे अपन। तो यहां पर जब आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो ये तो किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए होता है कि मान लो आपके पास कोई आइडियल गैस है तो उसका DH-CP-DT होगा, या N मोल के लिए आपने पढ़ लिया N-CPM-DT होगा। आप बोलोगे ये भी ठीक है, लेकिन मैं केमिकल रिएक्शन के लिए बात करना चाहता हूं। अगर मैं केमिकल रिएक्शन के लिए बात करूंगा तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होगा। तो केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट भी होंगे प्रोडक्ट भी होगा तो उनका डेल्टा H कैसे निकलेगा वो अपन बात करेंगे अभी यहाँ पर। और उसके अलावा उसमें आप टेम्परेचर के साथ में एंथैल्पी में वेरिएशन कैसे आएगा मेरे बच्चों, ये भी देखना पड़ेगा। तो इस बार जो DH हम किसी एक सब्सटेंस के लिए बोलते हैं, मैं इसको अलग से बताता हूं आपको
कि आपके पास मान लो कोई एक सब्सटेंस है, सपोज करो आपके पास कोई गैस है, कोई गैस ही है, तो आप उसमें डी एच इक्वल टू CpDT लगाओगे। लेकिन जब रिएक्शन होगी तो गैस तो माई बाप रिएक्टेंट साइड पर है, प्रोडक्ट साइड पर भी कोई ना कोई तो होगा। तो उस सिचुएशन में Cp की जगह हम डेल्टा Cp लिखते हैं और H की जगह डेल्टा H लिखते हैं, ठीक है। तो D डेल्टा आर एच यहां लिखते हैं डेल्टा आर CPm इंटू dt। एंथैल्पी चेंज जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, इसको हम किलोजूल पर मोल में मेजर करते हैं। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा अभी, ठीक है। कहीं पर मेरे बच्चों अगर केवल डेल्टा एच लिखा हुआ है तो इसकी यूनिट आइडियली किलोजूल लिखनी चाहिए। डेल्टा आर एच हम लिखते हैं तो इसको हम किलोजूल पर मोल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी रिएक्शन लिखेंगे, ये मैं अभी केवल बोल रहा हूं, थर्मोकेमिस्ट्री में इसको आपको लिखाऊंगा, डोंट वरी, हाँ सुनिएगा। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है मेरे बच्चों और आपने ऐसे ही लिख दिया कि सर सपोज करो कि मैंने सर अमोनिया गैस बनाया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करके बनाया, है ना। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी होती पर मोल क्यों आता है, वो भी रीजन बता रहा हूं, थर्मोकेमिस्ट्री में लिखाऊंगा आपको मैं, ताकि आप भूल जाएंगे तो भी याद दिलाऊंगा। तो इसमें डेल्टा जो आर एच है मेरे बच्चों, वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, मान लो -x किलोजूल पर मोल। जो ऑथर किलोजूल पर मोल लिखते हैं वो बिल्कुल आइडियल चल रहे होते हैं, इसको सुनना है, केवल घबराना नहीं है। ये आपको थर्मोकेमिस्ट्री में आगे जाके लिखाऊंगा। पर मोल का मतलब होता है एज पर रिटर्न रिएक्शन। इस पर मोल का मतलब है पर मोल ऑफ नाइट्रोजन, पर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, पर 2 मोल ऑफ अमोनिया। इसका भी क्या मतलब है समझा रहा हूं। जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी और 2 मोल अमोनिया बनाएगी, तब आपको x किलो जूल हीट इवॉल्व होगी कांस्टेंट प्रेशर पे। इसके लिए पुराने नोट्स याद होने चाहिए, डेल्टा एच क्यूपी होता है मेरे बच्चों, माइनस का मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो पर मोल का मतलब होता है पर मोल ऑफ रिटर्न रिएक्शन। तो यहां ये जो डिफिकल्ट पार्ट सुनने में लगता है नहीं, ये थर्मोकेमिस्ट्री में लिखेंगे तो आप कभी भी जब पर मोल वर्ड लगाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिखा, सपोज करो कि सर मैंने अभी अभी कहा, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने डिकम्पोज किया, तो आपने लिखा सर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो टेंशन नहीं लेनी है इसके अंदर। अब ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, तो यहां लिखा डेल्टा एच वाई किलो जूल पर मोल। तो फिर वापस पर मोल से कंफ्यूज नहीं होना है। इस पर मोल का मतलब है when 1 mole of calcium carbonate will decompose into 1 mole of calcium oxide and 1 mole of CO2, total heat absorbed at constant pressure is y kilojoule। तो ये अभी ज्यादा हमारे काम का नहीं है, ये हम थर्मोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे तभी काम आएगा, जो थर्मोडायनेमिक्स के बाद में इसी नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ, है ना। तो ये तो ऐसे जीके का पार्ट हो गया, आप ऐसे समझो। यहां पर आते हैं काम की बात। अब किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एच कैसे निकालते हैं सर, तो इसके तरीके होते हैं। किसी भी रिएक्शन में डेल्टा आर एच को निकालने के तरीके क्या होते हैं मेरे बच्चों, जैसे एक तो होता है म्यू पी HMP माइनस म्यू आर HMR, या तो ऐसे लिखते हैं, अभी सारी चीजें बताऊंगा सुनते जाइएगा। म्यू पी म्यू आर का मतलब होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट, HM का मतलब मोलर एंथैल्पी। HM को क्या बोलते हैं बेटा, मोलर एंथैल्पी। ये हमेशा पर मोल होता है। HM का मतलब है, आप इसको एंथैल्पी को N से डिवाइड करके लिखते हैं, ये इसका बेसिक मीनिंग होता है। म्यू पी म्यू आर क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी को अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट पर निकालेंगे, एट स्टैंडर्ड स्टेट्स, तो डेल्टा आर एच नॉट मेरे बच्चों आपका जो है वो हो जाएगा म्यू पी HM नॉट पी माइनस म्यू आर HM नॉट आर, ठीक है। अगर आप ये जहां पर नॉड नहीं लगा रखा, आराम से देखो मेरे बच्चों, तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो आप नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पर बात कर सकते हैं। और अगर आप नॉड लगा दिया तो ये होती है स्टैंडर्ड स्टेट। म्यू पी म्यू आर क्या है बेटा, म्यू पी एंड म्यू आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेस्पेक्टिवली।
म्यू पी म्यू आर होता है मेरे बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो भी होंगे, अभी विद एग्जांपल बात करेंगे, आराम से देखें। तो आपको किसी भी रिएक्शन का अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है मेरे बच्चों, तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से कैलकुलेट होगा। और अगर आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर एंथैल्पी नहीं दे रखे हैं, तो एक तरीका और है मेरे बच्चों, ये डेल्टा आर एच नॉट अभी अभी सिखाया मैंने, म्यू पी डेल्टा एच एफ नॉट, पी का मतलब प्रोडक्ट, माइनस म्यू आर डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ आर से भी निकल जाएगा मेरे बच्चों, है ना। तो या तो एग्जामिनर आपको मोलर एंथैल्पी देगा सब्सटेंसेस की, या फिर वो आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी सिखाया। ओके बेटा, तो ये लिख लिया अपन ने। इसी तरीके से किरचॉफ लॉ में जो हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन डेल्टा एच डेल्टा यू टेम्परेचर, ये कैसे निकालेंगे अभी सिखाऊंगा, आराम आराम से वेट करें। डेल्टा आर सीपीएम का मतलब क्या है मेरे बच्चों, डेल्टा आर सीपीएम भी बिल्कुल सिमिलर फैशन में निकलेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट म्यू पी सीपीएम पी माइनस म्यू आर सीपीएम आर, ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट पे निकालोगे मेरे बच्चों, तो बिल्कुल सेम, डेल्टा आर सीपीएम नॉट म्यू पी सीपीएम नॉट आर पी सॉरी माइनस, अच्छा मैंने आर लिख दिया है, म्यू पी माइनस म्यू आर सीपीएम नॉट आर। सीपीएम क्या है मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में या 2 लेक्चर पहले बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपीएम नॉट क्या हो जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, आराम से लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये लिख लीजिए आराम। तो किरचॉफ लॉ को लगाने से पहले या अप्लाई करने से पहले मेरे बच्चों, डी डेल्टा आर एच डेल्टा आर सीपीएम डी टी पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में अगर डेल्टा एच नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर सीपीएम नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे। ये जनरल बात नहीं है, ये जेई एडवांस के हिसाब से बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आप सामने देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ये भी बता दिया मैंने आपको, बहुत बढ़िया। अब सुने, वापस वहीं आते हैं कि सर डी डेल्टा आर एच डेल्टा आर सीपीएम इंटू डी टी, बहुत बढ़िया। और या फिर अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट पर बात करेंगे तो वो आपकी चॉइस हो सकती है, स्टैंडर्ड स्टेट पर इसको आप डी डेल्टा आर एच नॉट, तो फिर मेरे बच्चों यहां पर लिखना डेल्टा आर सीपीएम नॉट डी टी और ये इंटीग्रेट कर देना। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, डेल्टा आर एच टू नॉट माइनस डेल्टा आर एच वन नॉट इज इक्वल टू इसमें खास बात क्या है, वो जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, इफ डेल्टा आर सीपीएम नॉट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर डेल्टा आर सीपीएम नॉट आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो इसको ऐसे लिखोगे आप, इंटीग्रेट कर दो बेटा, डेल्टा आर सीपीएम नॉट टी टू माइनस टी वन। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा मेरे बच्चों। अब T1 क्या है, आराम आराम से ना, T1 का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। डेल्टा आर एच वन नॉट क्या है बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन,
एट टेम्परेचर T1 डेल्टा RH2 क्या है मेरे बच्चों, या इसको स्टैंडर्ड बोलिए, आपने नोट लगा रखा है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन T2। अब मैं इसका आपको फिजिकली सेंस जो बच्चे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फील करना चाहते हैं उनके हिसाब से बताता हूं। क्या बताता हूं उनके हिसाब से, सुने आराम से। मान लो आपने 300 केल्विन पर कोई रिएक्शन की मेरे बच्चों, ठीक है, उसका डेल्टा RH1 नॉट जो भी आया, रिएक्शन या तो एंड होगी एक्सथर्मिक जो भी होगी वो हो जाएगी। अब मान लो आपकी इच्छा है कि मैं इसी रिएक्शन को 310 केल्विन पर करूं, तो इसका डेल्टा RH2 नॉट क्या आएगा, ये किरचॉफ लॉ से निकलेगा, वेरिएशन इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। कि अगर मैं सर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करूं तो उसकी एंथैल्पी चेंज जो रिएक्शन का होगा उसमें क्या फर्क आएगा। तो जैसे मैंने कहा, मान लो मेरे बच्चों 300 केल्विन पर आपको किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मालूम है आपको। अब आपकी इच्छा है कि सर मैं इस रिएक्शन को 20 डिग्री ज्यादा पे कराऊं, तो T2 लिखो। अब उस पर एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, हायर या लोअर, वो आपकी चॉइस हो सकती है। T2 इज डिफरेंट फ्रॉम T1। T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज फाइनल टेम्परेचर। तो आप जिस भी टेम्परेचर को चेंज करके एंथैल्पी चेंज में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो सब निकल जाएगा, बशर्ते आपको डेल्टा R CPM नॉट निकालना आता हो। और अगर वो भी नहीं निकालना आता मेरे बच्चों, तो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने शायद बताया था, भी रुक जाओ चेक कर लेते हैं। यस, डेल्टा R CPM नॉट इस तरीके से निकलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट पर बात कर रहे हैं तो नीचे वाला यूज करें, और अगर आप ये रहा स्टैंडर्ड स्टेट पर, और अगर आप यूज कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पर तो इसको यूज करें। इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं आपके लिए वापस से इस केस को देखते हुए अभी एग्जाम्पल कोड कर रहा हूं कि मान लो मेरे बच्चों आपको एग्जाम में लिखा हुआ गया COG प्लस हाफ O2G कन्वर्टिंग इनटू CO2G, ऐसे लिखा आ गया मेरे बच्चों, ठीक है। तो अब आपको अपने आप से 1 बाई 1 इसमें लिखना आना चाहिए। कैसे, कि सर इसका डेल्टा R CPM नॉट कैसे लिखोगे मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आप ऐसे लिखोगे बेटा, CPM नॉट CO2 गैस माइनस CPM नॉट CO गैस माइनस हाफ CPM नॉट ऑक्सीजन गैस। तो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यूज करने आने चाहिए। सिमिलरली आपको डेल्टा RH नॉट भी लिखना आना चाहिए। कि डेल्टा RH नॉट कैसे लिखोगे, या तो आप लिखोगे इसका कोएफिशिएंट 1 है मेरे बच्चों, तो आप लिखोगे मोलर एंथैल्पी ऑफ CO2 गैस माइनस मोलर एंथैल्पी ऑफ, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड लगा देना, CO गैस माइनस हाफ इंटू HM नॉट ऑफ ऑक्सीजन गैस। या फिर और अगर मोलर एंथैल्पी नहीं दे रखा है मेरे बच्चों, तो फिर आप इसको लिखोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन है बेटा, CO2 गैस माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस माइनस हाफ इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये लीजिए मेरे बच्चों, तो ये टर्म जीरो होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको, एलिमेंट्स के लिए जीरो होता है बेटा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा RH नॉट डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 गैस माइनस डेल्टा HF नॉट CO गैस के बराबर हो जाएगा। तो पहले तो हमको ये आना चाहिए कि डेल्टा RH नॉट निकलता कैसे है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से। अब आपको डेल्टा RH नॉट मालूम चल गया, तो आपने किस टेम्परेचर पे निकाला, पहले मान लो आपने कहा 25 डिग्री पे निकाला सर, तो T1 टेम्परेचर 25 डिसाइड हो गया। अब क्लास में बच्चा बोलता है कि सर मैं 25 की जगह इसी रिएक्शन को अब मैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना चाहता हूं। तो T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 उसने बोला 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल्टा RH नॉट आपने 25 पे निकाल लिया मेरे बच्चों, तो अब आपको
डेल्टा आर सीपीएम नॉट पहले निकालना आना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? एज यूजुअल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तब जाकर आप किरचॉफ लॉ लगाकर हायर टेम्परेचर पर डेल्टा आर एच टू नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे? और यही नॉट का मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, और आप अगर स्टैंडर्ड स्टेट पर बात नहीं कर रहे हैं तो फिर इसी फॉर्मूले में आप नॉट हटा दीजिएगा तो आपका केस बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर आप बात कर रहे हैं सर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो डी डेल्टा आर एच इज इक्वल टू ऐसे लिखना मेरे बच्चों, डेल्टा आर सीपीएम डी टी। ये लो, तो इसको ऐसे लिख दोगे, डेल्टा आर एच टू माइनस डेल्टा आर एच वन डेल्टा आर सीपीएम। सीपीएम क्या लिखोगे मेरे बच्चों? टी टू माइनस टी वन। ये लो, सिमिलरली अगर आपको आईआईटी में मान लो आ गया इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है मेरे बच्चों, तो तुमने जो अभी तक सारे बेसिक्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग सीपीएम की जगह यहाँ क्या आएगा बेटा? सीवीएम आएगा, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, इनटू डी। ये लो, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, डेल्टा यू टू माइनस डेल्टा आर यू वन डेल्टा आर सीवीएम टी टू माइनस टी वन। ये लीजिए, डेल्टा आर यू वन यू टू क्या है मेरे बच्चों? सोचो, डेल्टा आर यू टू एंड डेल्टा आर यू वन क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज इन रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 and T2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो डेल्टा U2 और डेल्टा U1 इंटरनल एनर्जी इन रिएक्शन क्या है? एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। तो जैसे किरचॉफ लॉ आप यहां अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही किरचॉफ लॉ आप इंटर एनर्जी के लिए अप्लाई करेंगे। बस ये याद होना चाहिए कि डी यू सी वी डी टी होता है, पहले पढ़ के आ रहे हैं, डी एच सी पी इंटू डी टी होता है ना? तो जब भी आपको आईआईटी के हिसाब से बात करें तो आईआईटी जेई मेन में और जेई एडवांस में अभी इस पर और क्वेश्चन आने बाकी हैं। एक आध बार ही आया जेई मेन में, एडवांस में और आस्था मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये जो पढ़ रहे हैं बात कर रहे हैं ये है इंटरनल एनर्जी का चेंज, जिसमें आप टेम्परेचर वेरिएशन के साथ बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। तो जैसे जैसे आप डेल्टा एच को सीख रहे हो या किरचॉफ लॉ पढ़ रहे हो तो किरचॉफ लॉ में यही पार्ट कवर किया जाता है। ठीक है, तो आप आराम से इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। जब भी आपको दे रखा हो कि डेल्टा आर सीपीएम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो हमारा फर्स्ट क्लास ये फॉर्मूला मेरे बच्चों यहां पर आएगा। और जेई में बहुत मुश्किल है मेरे बच्चों, बहुत मुश्किल है जेई के अंदर कि आपको सीआरपी सीपीएम सब्सटेंसेस के टेम्परेचर डिपेंडेंट दे दे। ये बहुत मुश्किल काम है। तुम बोलो तो मैं यही बता दूं, भले ये बताऊं कि नहीं बताऊं, तुम्हारे ऊपर चॉइस छोड़ता हूं। ठीक है ना? क्या ये सर आपने यूट्यूब पहले लिखा दिया और T1 तो रेस्पेक्ट, अरे भाई क्या लिख दिया, चेक कर लेते हैं, कम थोड़ी हैं अपनी क्लास में बच्चे। हाँ, तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं। अगर यहाँ YouTube पहले लिखा है तो इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ। एक बच्चे की आत्मा घायल हो गई इसमें ना। ठीक है, ये ले मेरे मेरे प्यारे बच्चे, ये ले 1 ये 2। ठीक है, ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? हाँ बता दो सर, क्या पता जेई वाले दे दे, एडवांस वाले। ठीक है, सुनो तो आराम से, आराम सुनना, फिर पेशेंस से सुनिए। अगर आप ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आराम सुनिएगा। देखो, इफ डेल्टा आर सीपीएम टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट हो तो क्या करेंगे बताता हूँ मैं आपको, आगे चलते हैं। अब सुने आराम से। जैसे मान लो अभी आपने पढ़ा, ये पढ़ रहे हो, लेकिन जो डेल्टा आर सीपीएम है ये फॉर्मूला तब है ना जब T1 से T2 की रेंज में डेल्टा आर सीपीएम क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो अब मान लो केस ये फंस गया आईआईटी में जो आज तक नहीं आया है, इफ
डेल्टा आर सीपीएम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मेरे बच्चों अगर ये फंस गया तो इसमें केस थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिसके चांसेस जेई मैन में तो बिल्कुल नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ। एडवांस में अगर आएगा तो आपको पेशेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं छोटे से छोटा कोई एग्जांपल भी लूँ तो आराम सुनिएगा। मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, ए गैस कन्वर्टिंग इनटू सपोज बी गैस प्लस सी गैस, सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है, होने दो। अब डेल्टा आर सीपीएम के टेम्परेचर डिपेंडेंट होने का मतलब होता है कि जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंसी आप याद नहीं करोगे, एग्जामिनर देगा। तो मान लीजिए आपको डिपेंडेंसी दे रखी है बेटा, क्या, सपोज सीपीएम ऑफ ए गैस इज सपोज A1 प्लस B1T, बस इतना ही लिख रहा हूं मैं केवल। CPM ऑफ गैस B A2 प्लस B, ये लेंदी होगा लेकिन आप सॉल्व कर पाएंगे मेरे बच्चों एग्जाम में, है ना, आराम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। लेंदी प्रॉब्लम अलग होती है, डिफिकल्ट अलग होता है। यहां पर जो A और B हैं वो मेरे बच्चों कांस्टेंट रहेंगे, सब एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा, ये एग्जामिनर प्रोवाइड करेंगे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको टेंशन कॉन्सेप्ट की लेनी है कि सर अब देखिए सबके सीपीएम दे दी तीनों के, तो इस सिचुएशन में डेल्टा आर सीपीएम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, जो सिखाया मैंने। तो आप बोलोगे सर सीपीएम ऑफ बी, ठीक है ना, सारे गैस हैं, प्लस सीपीएम ऑफ सी माइनस सीपीएम ऑफ ए। आराम से देखिए, अब इनके सीपीएम को रखकर जब माइनस करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये पूरा पार्ट देखिए बी और सी का। तो मैं इसको एक साथ लिख रहा हूं, A2 प्लस A3 माइनस A1, ये आ जाएगा मेरे बच्चों, प्लस B2 प्लस B3 माइनस B1T। चेक कर लो मेरे बच्चों। तो जब हम डेल्टा आर सीपीएम निकालने बैठेंगे तो सीपीएम ऑफ प्रोडक्ट बी और सी का ऐड करो, इसका माइनस करो, ये वैल्यूज रख दीजिए यहां पर। इसको मेरे बच्चों हम बोलेंगे डेल्टा ए, मान लो। तो ये तो हो गया डेल्टा ए, सपोज करो डेल्टा ए, और सपोज करो आप इसको बोल रहे डेल्टा बी, तो ये हो गया डेल्टा बी इंटू टी, वेयर, ये भी लेता हूं मैं आपके लिए, आपके मेरे रिलेशन बढ़िया चल रहे हैं। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू A2 प्लस A3 माइनस A1, डेल्टा बी B2 प्लस B3 माइनस B1। आराम से देख लो मेरे बच्चों। तो आपको ऐसे में प्रॉब्लम लेंदी हो गया, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको, प्रॉब्लम लेंदी हो गया कि आपको डेल्टा आर सीपीएम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी एग्जामिनर ने हमको प्रोवाइड कर दी, हमने बिल्कुल बेसिक्स को यूज किया और ये निकाल लिए। अब हम इसको किरचॉफ लॉ में यूज कर लेंगे बेटा। कैसे यूज करेंगे देखो, तो डेल्टा आर सीपी में आया मेरे बच्चों डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी टी। तो अब किरचॉफ लॉ कैसे लगाओगे देखो, आपने अभी अभी कहा डी डेल्टा आर एच डेल्टा आर सीपीएम इंटू डी टी। आप बोलोगे यस सर। तो अभी अभी मैंने बताया उसके हिसाब से डी डेल्टा आर एच, इसको क्या लिखा बेटा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इंटू टी इंटू डी टी। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, ये लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा, ये अब आपको आना चाहिए, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए, और dt को इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा टी आएगा। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 प्लस ये डेल्टा बी टी है, और dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा डेल्टा बी बाय 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो अब ये प्रॉब्लम को आप गौर से देखो, तो इसको मैं डिफिकल्ट नहीं बोलता हूँ लेकिन लेंदी है। क्या है ये, लेंदी। जैसे आपका जेई एडवांस का पेपर मैथ्स का आता है, वो इजी तो सुनता ही नहीं मैं कभी भी, या तो लेंदी बोला जाएगा या डिफिकल्ट बोला जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो मैथमेटिक्स का पेपर जेई एडवांस में आपने सुना होगा, देखा होगा, तो आपने फील भी किया होगा अगर सॉल्व किए होंगे।
तो आपको फील आएगा कि हाँ जेई एडवांस के अंदर मैथ्स का पेपर इजी नहीं आता है। केमिस्ट्री के पेपर में आपका लक होता है, जैसे इस साल केमिस्ट्री का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं आया, ट्रिकी पेपर था, लेकिन कुछ साल 21 22 इनमें डिफिकल्ट पेपर आए थे, है ना, ठीक है ना, ठीक है। अभी थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम कहाँ से बनेगी, अभी तो पढ़ाना शुरू करा है। योगेश कुमार लिख रहा है सर थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। पढ़ो, पहले पहले थ्योरी पढ़ो ढंग से, है ना, फिर आएगा बेटा, है ना। अभी पढ़ते रहो मेरे लाल, अभी थ्योरी पढ़ाई, फिर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एक दो प्रॉब्लम भी करा देंगे आपको, डोंट वरी, है ना, तो उनसे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अभी पहले थ्योरी को थोड़ा पढ़ो। अभी वर्क डन कहाँ आया है, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी शुरू होने वाले हैं थोड़े टाइम बाद, तो इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब आएगा, वहां से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेस बनना शुरू होगा। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, ओके। पहले थ्योरी, अब सुनो मेरे बच्चों, ये सारा डिस्कशन अपन ने कर लिया, बहुत बढ़िया सर। अब हम जो है वो बात करेंगे सर फर्स्ट लॉ के ऊपर, कि आपने अब तक जो सीखा अब उसको हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ के अंदर वर्क डन निकालने में, क्यू निकालने में। डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया वर्क डन, क्यू हो गया हीट एक्सचेंज, डेल्टा हो गया इंटरनल चेंज, और आपने बेंथाल्पी पढ़ लिया। तो हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन की, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ठीक है। अब हमें आईआईटी जेईई के हिसाब से आइडियल गैस के लिए बहुत बातें करनी पड़ती हैं बच्चों, तो फॉर एन आइडियल गैस, ये लो मेरे बच्चों। अब जैसा प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते जाएंगे मेरे बच्चों। यहां से जैसे एक बच्चा बोल रहा था थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन नहीं बनते योगेश कुमार, यहां से इंटरेस्ट लेना है, ज्यादा 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 इंटरेस्ट। बेस तो बन गया अपना, बहुत सारे बेसिक पढ़ डाले अपन ने। सबसे पहले जो बच्चों को अच्छा लगता है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने आपको बेसिक्स में सिखाया था, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सब बच्चों ने पढ़ा होगा। डीवी जीरो होता है मेरे बच्चों, फिजिक्स में पहले ही पढ़ लिया होगा आपने। अब डी डब्ल्यू क्या होता है सिखाया था मैंने, डी डब्ल्यू हमारा होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब क्योंकि मेरे बच्चों यहां पर डीवी जीरो है, तो डीवी जीरो होने की वजह से, डीवी जीरो होने की वजह से आपका डी डब्ल्यू क्या आएगा, जीरो। तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये लीजिए। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जीरो हो गया मेरे बच्चों। डी यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू वी हो गया। इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू ये लो मेरे बच्चों, डेल्टा यू क्यू वी के बराबर हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, आराम आराम सुनो। तुम आइसोकोरिक प्रोसेस में कभी किसी आइडियल गैस के बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आइसोकोरिक में वैसल रिजिड है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, सब पढ़ा हुआ है, हमने सारे बेसिक्स कवर कर डाले। और इसको करते करते हमें लगभग 5-6 लेक्चर के आसपास हो गए होंगे मेरे बच्चों, आराम से, है ना। तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू जीरो हो गया, तो डी यू और डी क्यू तो बराबर हो गए। और ये क्लास में पहले आ चुका है, जो जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू और क्यू बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। और जिसको डेल्टा यू आता है आइडियल गैस के निकालना, उसको क्यू भी आ गया, डब्ल्यू जीरो है। हाँ बोलोगे बात तो सही है सर। तो भाई फर्स्ट लॉ में तीन ही तो चीजें होती हैं, आप फर्स्ट लॉ के हिसाब से सीधा सीधा ऐसे ही बोलते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये जीरो। मैं ऐसे ही बोल सकता था मेरे बच्चों, ऐसे भी सुन लो सुनना चाहो तो। चार चीजें सीखनी है आपको फिजिक्स में। जैसे फर्स्ट लॉ में आप पढ़ते थे डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू, हमारे यहाँ डेल्टा एच और जोड़ लो आइडियल गैस के लिए। तो अब देखो डब्ल्यू जीरो, क्यू और डेल्टा यू बराबर। तो अगर आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना आ गया, क्यू भी क्या है मेरे बच्चों, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज कांस्टेंट वॉल्यूम, बाकायदा लैंग्वेज लिखना सिखाया था मैंने आपको। अब डेल्टा यू क्यू वी के बराबर है, तो आपने पढ़ तो लिया कि सर डी यू जो है आइडियल गैस के लिए हमेशा होता है एन सीवीएम डी टी, पढ़ा था आपने। मैंने क्या सिखाया था, ऑलवेज एप्लीकेबल
आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला हमेशा लगता है, मैंने बताया था मेरे बच्चों, इंटीग्रेट करके आपने ये भी सीखा है कि डेल्टा यू एन सीवीएम डेल्टा टी के बराबर होगा और ये क्यूवी के बराबर होगा। ये लो, डब्ल्यू जीरो था ही सही, वापस से रिपीट कर दिया, और डीएच भी आपने पढ़ रखा है बेटा, एन सीपीएम डी टी, डेल्टा एच क्या हो गया बेटा, ऑफकोर्स ये सारे बेसिक्स कवर हो चुके हैं। सीवीएम सीपीएम को हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू के फॉर्मूले भी आपको आ गए। आप बोलोगे ये बढ़िया, चारों खत्म हो गए, देखो आप चारों खत्म, फिनिश। डेल्टा यू क्या हो गया, एन सीवीएम डेल्टा टी, वही क्यूवी के बराबर। डब्ल्यू जीरो क्यों, अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए, डीवी जीरो है, डी डब्ल्यू जीरो जाएगा सर। डी एच एनमोल आइडियल गैस के लिए हमेशा एन सीपीएम डी टी होता है, इंटीग्रेट कर दो, डेल्टा एच एन सीपीएम डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये पार्ट आपका जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके अंदर कोई वर्कडन नहीं होता है मेरे बच्चों। आपने आइसोकोरिक प्रोसेस में सुना होगा पीवी में, यहां पर कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है मेरे बच्चों, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आप चाहे ए से बी जाओ, मान लो ए से बी जाओ, चाहे बी से ए आओ, आइसोकोरिक प्रोसेस में मेरे बच्चों वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। अगर आप ए से बी जाएंगे मान लो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो मेरे बच्चों। आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला लगता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। आप बोलोगे यस सर, तो ये तो चेंज होगा नहीं मेरे बच्चों, ये तो कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर को बढ़ाओगे मेरे बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि प्रेशर को अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि जो ए बी है इसका नाम क्या रखोगे, इसका नाम हो गया सर आइसोकोरिक हीटिंग ऑफ गैस। तो ए बी जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक हीटिंग हो रही है इसमें। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम चेंज ना करके हीटिंग कर रहे हो आप, आइसोकोरिक हीटिंग। और अगर बी से ए आए तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा मेरे बच्चों तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उस गैस की वो आइसोकोरिक कूलिंग हो जाएगी। तो बेसिक पर बात करें तो हमने आज से स्टार्ट किया है अभी आइसोकोरिक, फिर हम आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, सब पढ़ने पड़ेंगे हमको, ठीक है ना। ठीक है, तो हमें ये पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स कितना इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग तो है लेकिन पढ़ाई भी करनी पड़ती है बेटा इसमें, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये ए से बी जाना आपके लिए आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। मैंने एरो अपवर्ड बनाया तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेरे बच्चों। और आइडियल गैस के लिए जब आप एक वेसल में गैस को ले लोगे तो उसके मोल कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी इंक्रीज हो जाएगा, पी इंक्रीज करने से, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोकोरिक हीटिंग। तो आइसोकोरिक में कोई प्रोसेस पढ़ो आप थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर आपको चार निकालने आने चाहिए, डेल्टा एच, डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू, चारों हो गए। डब्ल्यू जीरो, डेल्टा यू और क्यू बराबर हो गए मेरे बच्चों, और डेल्टा एच आपने निकाल लिया। तो ये हमारा, जो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एंथैल्पी, एंथैल्पी भी आपको फर्स्ट लॉ के अंदर कैलकुलेट करना आना चाहिए, समझे मेरे बच्चों। तो ये आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये मेरे बच्चों आ गया पार्ट अपना। तो अब हमारे पास जो बात कर रहे हैं ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट चल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स से हमने सर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन या क्यू या डेल्टा यू या डेल्टा एच, सबका आइडियल गैस के लिए हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप प्रोसेस चेंज करके, मान लो आप आइसोकोरिक से आइसोबारिक पे आना चाहें, तो आइसो जो बारिक प्रोसेस होगा उसका कॉन्सेप्ट अलग है मेरे बच्चों। अगर मैं आइसोबारिक की बात करूं तो आपको यह आना चाहिए कि आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें सब बच्चों को मालूम होता है कि सर इसमें पी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप जब भी किसी गैस का, आइडियल गैस का एक्सपेंशन कंप्रेशन करना चाहेंगे तो P कांस्टेंट होगा, तो मेरे बच्चों आपका जो du है वो होता है dq प्लस dw, और हमारे यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अपन dw की, वो क्या होता है हमेशा माइनस पी dv या माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv, ये भी अपन पढ़ते हैं।
तो इस केस में कांस्टेंट प्रेशर पे, अब जैसे हम और आगे बातें करें, तो आप अगर मान लो आइसोबारिक, आइसोबारिक आइडियल गैस, एक्सपेंशन या कंप्रेशन करना चाहें, मान लीजिए आप करना चाहते हैं, सपोज आपकी इच्छा है सर, बहुत बढ़िया। तो ये तो तीनों निकालने दोनों के, ये तो फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हो, वही जादू हो गया यार। ये तो फर्स्ट लॉ तो हम लगा लेंगे। पहले आप ये समझो कि आइसोबारिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो डी डब्ल्यू जब मेरे बच्चों में निकालेंगे तो ये निकलेगा माइनस पी एक्स इंटू डीवी। जो भी आप पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, भाई कमाल है जी। ये मैंने सब बेसिक्स में सिखा रखा है बेटा। इसके ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम पी एक्सटर्नल बोलते हैं। अंदर गैस भरी हुई है। क्या हो रहा है यार ये? ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है मेरे बच्चों। गैस के अंदर के प्रेशर को हम पी इंटरनल बोलते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब पढ़ा रखा है। अब इसमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा मेरे बच्चों एडियाबैटिक में। तो आपको वर्क डन जो निकालना होगा डब्ल्यू, वो यहीं आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। बस, वेयर डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 V1 से मेरा मतलब बच्चों फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये माना जाएगा बेटा इनिशियल वॉल्यूम, ये है फाइनल वॉल्यूम। तो आप अगर आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो W आएगा मेरे बच्चों माइनस पी एक्सटर्नल। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं बेटा आइसोबारिक में, ध्यान रखना। आइसोबारिक प्रोसेस में हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते हैं मेरे बच्चों। और आगे बढ़ते हैं सर। अगर ऐसा है, अब मान लो आपको एग्जामिनर ने सपोज करो डेल्टा V का मतलब क्या है, V2 माइनस V1। अगर आपको सामने वाले एग्जामिनर ने, आराम से देख लीजिए, है ना, तो ये जो डेल्टा वी है, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो गैस के लिए, तो आप ये भी जानते हो मेरे बच्चों कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो डेल्टा वी का मतलब हो जाएगा डेल्टा टी। इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा वी का मतलब होता है वॉल्यूम चेंज। इस बार वॉल्यूम में चेंज आएगा मेरे बच्चों, ये आइसोकोरिक नहीं, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें पी कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास जिसको आप डेल्टा वी बोलते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू यहां पर ये माइनस पी एक्सटर्नल। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, और इसको आप रिप्लेस करोगे मेरे बच्चों डेल्टा वी को, तो क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी बाई पी। ये प्रेशर किसका है, गैस का प्रेशर। तो यहां लिखोगे आप मेरे बच्चों एन आर डेल्टा टी बाई पी। तो सर यहाँ गैस का प्रेशर हो चाहे एक्सटर्नल प्रेशर हो तो सेम माना जाएगा ना। आप प्रेशर को चेंज कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे। तो गैस का जो इंटरनल प्रेशर है या बाहर का प्रेशर है उसमें वेरिएशन नहीं होगा। तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो सिस्टम अपना वॉल्यूम चेंज करके उस प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करेगा मेरे बच्चों, समझे। तो प्रेशर में वेरिएशन आने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में W को आप हमेशा माइनस एन आर डेल्टा टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप ऐसे निकाल लेना एग्जाम में या इससे निकाल लेना, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ओके ठीक है। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा ही समय बचा है, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में हूँ, अभी इसको अपन आगे और कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर, है ना, अभी और कंटिन्यू करेंगे इसको।
अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था रे रेडॉक्स के अंदर, याद आ गया होगा। तो अब जिन बच्चों ने होमवर्क सॉल्व किया वो क्लास के अंदर रहें, जिन्होंने नहीं सॉल्व करा वो आराम से रेस्ट करें, ठीक है। वो डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं तो मैंने मेरे बच्चों लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था रेडॉक्स, आपकी बुक थी एन आवर्स थी, जिनको आप आज की तारीख में जानते हैं, एक्सरसाइज 1, और इसमें दिया था मैंने आपको 1 से 50। तो नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे वो भी बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप टुकड़े टुकड़ों में प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ध्यान रखें इस प्रॉब्लम बुक में अगर आप सोचेंगे कि मैं शीट की तरह हर प्रॉब्लम बताऊंगा, नहीं, क्योंकि सबके सॉल्यूशन पीछे दे रखे। तो मैं केवल ये चेक करूंगा कौन सा प्रॉब्लम अलग या डिफिकल्ट है, उसी का हिंट दूंगा। इसको बुक को सॉल्व करने का तरीका बच्चों को मैं ऑफलाइन में जो बोलता हूँ वो आपको भी मैंने एक बार बोला होगा, दोबारा सुन लें। पहले प्रॉब्लम को ढंग से रीड करें, पेपर पे, रफ पेपर पे उसको सॉल्व करें, पीछे आंसर देखें। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो उसको दोबारा प्रॉब्लम को पढ़ के एक बार फिर ट्राई करें। दोबारा पढ़ने के बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जिनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, जिनके लगता है कि प्रॉब्लम इजी है, तो मैं बोलूंगा नहीं आपको रिवीजन करना है, तो इसका मतलब रिवाइज करते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगली क्लास में आप सिस्टमेटिकली नेक्स्ट क्लास होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में आप आराम से 51 से 75 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास में अपनी ये बुक चल रही है एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो आपका 1 से 50 आपने देखा होगा बहुत इजी मामला है, ऑक्सीडेशन नंबर या रेडॉक्स बैलेंसिंग वगैरह का पार्ट था। तो नेक्स्ट क्लास में 51 से 75 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। इसके अंदर अब आपके जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े उनको रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको उनका इसके अंदर इनपुट देखने को मिलेगा। तो अब आपको किसी बच्चे को 1 से 50 में अगर कोई दिक्कत आया तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। किसी प्रॉब्लम में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। एक बच्चे ने पूछा है 15, ठीक है बेटा, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, 2 मोल आपके पास N2H4 है। अब 2 मोल N2H4 जो है वो रिलीज कर रहा है, रिलीज्ड 16 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी ठीक है सर। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 1 मोल जो N2H4 है वो रिलीज करेगा 8 मोल इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल, ठीक है, वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मेरे बच्चों। हाँ देखो, जैसे कई बच्चे, अच्छे बच्चों को ऑफलाइन में बच्चों को डाउट नहीं आते ना के बराबर, 50 में से कोई एक आएगा डाउट आएगा, नहीं आएगा 2 आएंगे। ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम इजी है नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, जो लगेगा थोड़ा बताने लायक है उसमें मैं आपको पूरा हिंट दे दूंगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि 1 मोल N2H4 रिलीज 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा आपने देखा होगा एक दो क्वेश्चंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है कि आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए कि मार्शल एसिड क्या होता है, कारो एसिड क्या, वट जो भी एसिड्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड क्या होते हैं, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये सब चीजें इनऑर्गेनिक में पड़ी हुई और आनी चाहिए। अब देखो 1 मोल N2H4 रिलीज 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है मेरे बच्चों। अब क्या हो रहा है, N इसमें नए कंपाउंड में अपीयर हो रहा है, ठीक है। N2H4 में जो N है, अब इसमें जो N का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेरे बच्चों मालूम नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया कि सर ये प्लस है कि माइनस है, एक्स, ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पहली बात देखो मेरे बच्चों, कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब है N का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स जहां से फर्स्ट लेक्चर सिखाया था। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो यहां पर N2H4 में, N2H4 में मेरे बच्चों नाइट्रोजन का नंबर कितना है, -2। अगर किसी बच्चे को नहीं आता हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो, +4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -2। तो N2H4 में जो आपके पास
ये एन में कन्वर्ट हो रहा है मेरे बच्चों, तो N2H4 का मैं इसका नंबर है -2। बहुत बढ़िया। अब 1 मोल N2H4 जो है वो 8 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो 1 मोल N2H4 में 2 मोल N है मेरे बच्चों, तो 1 मोल N रिलीज्ड, आराम से देखिए 1 मोल N रिलीज्ड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेटा। 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एक N का जो एवरेज नंबर -2 है, वो -2 से अगर 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मेरे बच्चों तो कहां जाएगा? +2 पे। तो आपका आंसर इसका आना चाहिए था +2। ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं थी। जिस बच्चे ने पूछा, सॉल्यूशन देखकर हमें ये समझ में आना चाहिए, वरना जेई मेन कैसे निकलेगी भाई साहब? कोई प्रॉब्लम कभी कभार डिफिकल्ट हो, मान लो किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अप टू द मार्क ना लिखा हो, हिंट दे के छोड़ दिया हो, तो बात अलग है बेटा। तो ये प्रॉब्लम आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, चलो आराम से देख लो। तो 1 मोल N2H4 8 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मोल N2H4 कंटेन्स 2 मोल ऑफ N। तो अगर 1 मोल N2H4 8 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो 1 मोल जो N है, नॉट N2, N विल रिलीज 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो -2 से N आपका +2 में जाना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा ऐसे, और इसमें एक बच्चे ने 16 पूछा है, उसमें आपको बस 16 मालूम होना चाहिए, कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, बस इतनी सी हिंट बहुत है। कंपाउंड इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, सिंपल सी हिंट है। ठीक है। इसके अलावा किसी बच्चे ने पूछा 21 में क्या दिक्कत आई भाई? कृष व्यास क्या पूछ रहा है बेटा 21 में? फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अरे साफ दिख रहा है इसमें, इसमें आयरन जो है Fe से Fe3+ में जा रहा है, मतलब बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीजन इसके अंदर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है। इसमें क्या बताऊं, देखो, दिस इज एन एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन, Fe3+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है भाई? जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। या उसने लिखा हुआ मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe3+, ये भी सही है। मेटेलिक आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट, मान लो मेरे बच्चे, तो मेटेलिक आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा? आयरन रिड्यूस हो रहा है, सॉरी आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें आयरन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। अब इसलिए लिखा है Fe3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे Fe3+ तो प्रोडक्ट है मेरे लाल, Fe3+ प्रोडक्ट है, तो उसको कैसे बताएगा तू? दोनों रिएक्टेंट में से जब रिडॉक्स हो रहा है तो एक मेरे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आयरन, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है जो आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है? कौन है वो? ऑक्सीजन। वेरी सिंपल। हे भगवान, क्या कर रहे हो मेरे लाल? इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स सिखा रखा है 36, बिल्कुल क्लास में कराई हुई प्रॉब्लम है, घर जाके देखें। इस तरह में क्लास में 3-3 सब्सटेंसेस के सिखाए थे मेरे बच्चे। इसमें H2SO4 मीडियम का काम कर रहा है मेरे बच्चे, और H2O2 इसके अंदर जो है O2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो आपका -1 से 0 में जा रहा है। तो क्या हो रहा है? वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। KMnO4 रिड्यूस हो रहा है। ये क्लास में कराए थे, सो रहे थे क्या? 3-3 सब्सटेंसेस की रिएक्शन को बैलेंस करना क्लास में सिखाया था मेरे बच्चे। ऐसे ही 31 किसी बच्चे ने पूछा है, कौन सी रिएक्शन 31 के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन है? अरे सीधी सी बात है, जिसके अंदर किसी का मेरे बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा। तो चेक करो 31 के अंदर आप में किस सब्सटेंस का आपको लग रहा है कि सर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो रहा है। चेक करो मेरे बच्चों, देखो पहली रिएक्शन सिंपल प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन लग रही है या आयन एक्सचेंज की रिएक्शन लग रही है? एक मिनट, इसमें Zn है, ठीक है, हाँ यस, ओके। Na का नंबर भी वही Na+ है, सिल्वर वही इनऑर्गेनिक आनी चाहिए। BaO2 H2SO4 N2 H2O HNO3, राइट। इसमें N का नंबर +5। C में भी देखो किसी का नंबर चेंज नहीं हो रहा है मेरे बच्चे।
यहां पर जो बी है, बी को गौर फरमाएं। ओके, तो इसमें आप आराम आराम से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद देखो कि किसका नंबर चेंज हो रहा है और किसका नंबर चेंज नहीं हो रहा है मेरे लाल। N2O4 वाटर, सबके चेक करो वन बाय वन, सारे चेक करो एक एक करके। तो इसको एक एक करके आप चेक करो, है ना। मेरी बुक में तो रेडॉक्स ही नहीं है। अरे कैसे नहीं है? रेडॉक्स का नंबर बताओ रे मेरे बच्चों। रेडॉक्स का जो नंबर है, एक मिनट, रेडॉक्स का पेपर देख कर बता रहा हूँ, बुक हैवी है। आपके रेडॉक्स का पेज नंबर आना मेरे बच्चे, एक मिनट। रेडॉक्स में मेरे बच्चे आपके पास इसका पेज नंबर जो आ रहा है मेरे बच्चे, खत्म हो रहा है वहां पर, वो है आपका 379 पर इसकी जो है वो एंड हो रहा है, लगभग लगभग 380 के आसपास, है ना। तो ये मैं एक मिनट चेक कर रहा हूँ मेरे बच्चे, ये पेपर शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, जिन बच्चों को पता नहीं है बुक खोल के देखो रे मेरे लाल, पेज नंबर 349, 349 से स्टार्ट हो रहा है भाई बुक के अंदर, है ना। तो यहां पर जो भी रिएक्शंस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, है ना। 349 से शुरू हो रहा है ये रेडॉक्स को, मोल को। ओल्ड एडिशन में मोल और रेडॉक्स बेटा साथ में था, बाद में न्यू एडिशंस में इनको हटा दिया गया, अलग अलग कराया ताकि प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएं। तो कोई बच्चा कहाँ चल रहे थे 31 पे, 31 क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई किसका इसमें ऑक्सीडेशन और किसका इसमें रिडक्शन हो रहा है। जैसे देखो आप, सिल्वर आयन जिंक देखने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, तो देखो सारे देखो, आपको हर चेक करना पड़ेगा। इस 31 में ए में NaAgCN ट्वाइस है। ओके, अब इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, सिल्वर जो है अपना नंबर चेंज कर रहा है, जिंक जो है वो अपना नंबर चेंज कर रहा है। क्यों? Zn जो है, अगर आप देखोगे तो इस कॉम्प्लेक्स में देखो, ऐसे देख लो, Na2Zn ऐसे देखो मेरे बच्चे। तो इसको जब अलग करोगे तो 2Na+ अलग हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा ZnCN4 ट्वाइस माइनस, है ना। तो इसमें Zn का जो नंबर Cn होता है मेरे बच्चे, -1 नंबर होता है इसका, Cn माइनस पढ़ा होगा आपने। तो इसमें Zn का अगर आप नंबर निकालोगे बेटा तो X प्लस, या इसको -4 लिख लो, इज इक्वल टू -2। तो Zn जो है उसका नंबर यहाँ पर +2 आएगा। तो इसका मतलब जिंक का जो नंबर है मेरे बच्चे, जिस बच्चे ने पूछा 31 में, चेंज हो रहा है ना। वैसे तो इजी लग रहा है क्वेश्चन देखने में। और उसके अलावा जो सिल्वर है, सिल्वर आयन जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, और जो आपका Zn है वो Zn2+ में जा रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे रिडॉक्स होना चाहिए। और बाकी इसके अलावा मेरे बच्चे, तू अगर बी में चेक करेगा तो उन सब में आपके पास ऑक्सीडेशन जो नंबर है सल्फर के या बेरियम के, या अगले वाले में N25 में N का नंबर +5 है, HNO3 में +5 है, तो रिडॉक्स नहीं माना जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट और KI की रिएक्शन बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, उसमें भी किसी का नंबर चेंज नहीं हो रहा। 31 का आंसर ए होना चाहिए बेटा, है ना। और कोई तो नहीं रहेगा। क्या है सर? उसके पास 16 एडिशन होगा, हाँ। एक 43 भी कोई बच्चा पूछ रहा है। 43 इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट, ये देखो अब कोई बच्चा पूछ रहा है मेरे बच्चे, तो 43 तो क्लास में पढ़ा था ना मेरे लाल, कितनी बार बताया था? इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट विद परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। तो बेटे क्लास में पढ़ा था, ना जाने कितनी बार, आप नोट्स में देखना। ये CO2 में कन्वर्ट होगा, और KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में मेरे बच्चे +2 में जाएगा। तो ये तो सारी चीजें बेटा क्लास में अपन ने कवर कर रखी हैं। तो इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट विद परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको मेरे बच्चे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा ना। ऑक्सिलेट आयन और MnO4- की रिएक्शन से आप क्या बनाओगे बेटा? Mn2+ CO2 बनाओगे बेटा। फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। स्कैन फैक्टर कितना आएगा बेटा? स्कैन फैक्टर 2 आएगा, स्कैन फैक्टर मेरे बच्चे 5 आएगा। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऐसे लिखो, 5C2O4 2- +2 MnO4-, ठीक है मेरे बच्चे।
फिर यहां पर Mn को बैलेंस कर लेना, 2Mn2 प्लस प्लस, अब कार्बन कितना हो गया, 10 हो गया क्या, चेक कर मेरे बच्चे, तो 10CO2 चेक कर ले आराम आराम से। तो हमारे पास अब इसमें आराम आराम से देखिए 10 मोल कार्बन इधर, 10 मोल कार्बन इधर है, इधर 2 मोल Mn, इधर 2 मोल Mn। अब हमारे पास मीडियम एसिडिक है, बिल्कुल है सर, तो O काउंट करना बेटा, 5 और 4 20, 28, तो इधर O हो गए, आराम आराम चेक कर लो भाई साहब। और इधर चेक करते हैं बेटा, 10 और 2 20 O हैं, तो 20 उस तरफ है 28, तो आपको यहां पर इस तरफ 20 होने की वजह से 8H2 ऐड कर दो, और 8H2 ऐड कर दोगे, इधर 16H प्लस ऐड होना चाहिए, चेक कर लेंगे धीरे धीरे वापस से अपन, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये रिएक्शन अब बैलेंस होनी चाहिए। चार्ज भी चेक कर लो बेटा, 10 2 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 4 नेट पॉजिटिव, 4 नेट पॉजिटिव, 2 इंटू 4, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई मेरे बच्चे। अब इसमें क्या हुआ, जिस बच्चे ने पूछा, इसमें मेरे बच्चे जो प्रॉब्लम है उसके अंदर 1 मोल जो ऑक्सिलेट आयन है वो आपको दिख रहा होगा 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर +3 होता है और यहां पर इसका नंबर +4 होता है, तो इसका जो n फैक्टर है मेरे बच्चे वो 2 होता है, ठीक है। तो अब तू आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा कि इसने 10 मोल इलेक्ट्रॉन दिए और इसने 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक है। तो अब सॉल्व हो जाएगी तेरी प्रॉब्लम। इस बच्चे ने पूछा कि 10 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय ऑक्सिलेट आयन एंड 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन बाय MnO4 माइनस, 1 मोल की MnO4 ये MnO4 माइनस 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे मालूम होना चाहिए, इसका n फैक्टर 5 होता है, पढ़ा हुआ है हमने। तो बैलेंसिंग भी सिखा रखा है, तो ये भी आपको आना चाहिए। अब आपको मालूम चल गया कि 10 मोल CO2 बनाने के लिए दोनों के बीच में 10 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे। तो ये अपने डिस्कशन खत्म हो गया, अब सॉल्व हो जाएगा। जिस बच्चे ने बैलेंस नहीं किया होगा इसलिए से प्रॉब्लम का आंसर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, है ना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अरे एक डाउट रही किसी बच्चे का, सर क्वेश्चन नंबर 29 एक बच्चे का लास्ट में आया कुछ विच रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ऑर्थोडॉक्स और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में मेरे बच्चे एक सब्सटेंस एक ही डेफिनेट ऑक्सीजन स्टेट में होना चाहिए, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होना चाहिए। तो पहला डिसप्रपोर्शनेशन बिल्कुल है, क्लोरीन 0 से -1 और +5 में जा रहा है, दूसरा क्लास में पढ़ा हुआ बिल्कुल है, तीसरा भी है, चौथा क्या है, चौथा नहीं है मेरे बच्चे। गिवन कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट एक ही डेफिनेशन एक ही डेफिनेट ऑक्सीजन स्टेट में हो, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फोर्थ नहीं है, फोर्थ में आपके नाइट्रोजन और क्रोमियम जो है वो आपके अलग अलग जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसमें इसको डिसप्रपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका डिसप्रपोर्शनेशन होगा उसके 3 ऑक्सीजन स्टेट हो गए। पहला वो जिसमें उसका डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, फिर 2 स्टेट अलग अलग आएंगे, एक में ऑक्सीडाइज होगा दूसरे में रिड्यूस होगा। अरे डी ऑप्शन में मेरे बच्चे नाइट्रोजन पे अकल लगा, 3 ऑक्सीजन स्टेट तेरे कहां नजर आ रही हैं, क्रोमियम की 3 कहां नजर आ रही हैं, इसका मतलब आंसर डी जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। ओरली सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपने मेरे बच्चे इसका मतलब डिसप्रपोर्शनेशन की डेफिनेशन को ढंग से नहीं पढ़ा, मेरे नोट्स को रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, पढ़ते रहो।